हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कंस्ट्रेंट्स इन डेटाबेसेस। सो जब आप एसक्यूएल यूज़ करते हैं और आप एक टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू अलाउड है, क्या रेंज ऑफ वैल्यूज़ उसमें आ सकती है। सो जब हम इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं उन्हें कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। सो वर्ड कंस्ट्रेंट का मतलब ही है restrictions imposed on the columns of a table, or you can use multiple columns also, जिसे हम रो लेवल कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं। सो पहले तो समझते हैं कि कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या है। सो व्हेन आई से द वर्ड कंस्ट्रेंट, इट मीन्स restrictions imposed on a set of attributes। ठीक है, जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर आप जो restrictions लगाते हो उनको हम constraints कहते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट्स दो तरह के होते हैं, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स होते हैं एंड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो कॉलम लेवल और टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स में क्या डिफरेंस है? एक तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, जब हम लिख रहे हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसमें आप यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम लिखते हो, राइट, कि आपके कॉलम का नाम क्या है, फिर आप डेटा टाइप बताते हो क्या होगा, और फिर आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल होता है तो ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही है, हमारी मर्ज़ी है, अगर हमें चाहिए तो हम लिखेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे, बट हम एट्रीब्यूट नेम, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं। देन वी गिव another attribute name, data type, कंस्ट्रेंट। यहाँ पर जब कॉलम के सामने कंस्ट्रेंट लिखा जाता है तो उसे कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। और जब आप यहाँ टेबल के बाद कोई कंस्ट्रेंट लिखते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, जैसे कोई कंडीशन है जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम इन्वॉल्व है तो वो यहाँ पे भी दिया जा सकता है, तो उसे हम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। सो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट या फिर टेबल लेवल कंस्ट्रेंट और रो लेवल कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट है क्या, कंस्ट्रेंट में होता क्या है? सो कंस्ट्रेंट्स में होता है जैसे कि नॉट नल। आप चाहते हो कि कोई कॉलम ऐसा हो जिसे खाली ना छोड़ा जा सके, तो जब भी यूज़र एक रो को इंसर्ट करे उसमें इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू देनी ज़रूरी हो जाए, अगर नहीं देंगे तो एरर आएगा, ये वैल्यू देनी ही पड़ेगी। सो अगर आप कंपल्सरी करना चाहते हो कि भाई ये वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो इंसर्शन नहीं होगी, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसके आगे हम नॉट नल लिख देते हैं। सो जिसके आगे आपने नॉट नल लिखा है, इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, उसकी वैल्यू देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोई कॉलम ऐसा है जिसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेना चाहते, जैसे कि ईमेल आईडी है ना। नॉट नल के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे अब अगर कोई मेंबर है तो उसका नाम लेना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो नाम होना ही चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना ही चाहिए। सो वो नॉट नल फील्ड्स टाइप के हो गए। यूनिक में आ गया ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कोई दो लोगों का ईमेल आईडी सेम नहीं होता, सो दैट थिंग कैन बी यूनिक, सो कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब इसमें कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, तो बेटा खाली छोड़ सकते हैं, जितने मर्जी वैल्यूज़ को आप यूनिक वाले में ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि जो ब्लैंक है वो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर दो नल हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम वैल्यूज़ दो बार आ गई, क्योंकि वो तो वैल्यू ही नहीं है। तो ये खाली छोड़ा जा सकता है, लेकिन वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सेम वैल्यू दो बार नहीं आ सकती। ठीक है, अब तीसरा है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये कंस्ट्रेंट नहीं है, आप प्राइमरी की वैसे भी दे सकते हो, बट प्राइमरी की ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट। अब इसके ऊपर खुद एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, सो ओनली वन टाइम यू कैन यूज़ दिस। नॉट नल आप कितने भी कॉलम्स को दे सकते हो, यूनिक कितने भी कॉलम्स को दे सकते हो, लेकिन प्राइमरी की एक ही होती है। और प्राइमरी की में दोनों रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, can't be left blank and cannot be duplicate. So cannot be left blank and can't have duplicate values. तो ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं, लेकिन आप टेबल में एक ही की को प्राइमरी की बना सकते हो। कभी कभी एक कॉलम नहीं मिलता है ऐसा जिसे प्राइमरी की बनाया जा सके, तो हम कॉलम्स को जोड़ के भी प्राइमरी की बना सकते हैं। उस केस में प्राइमरी की तो एक ही होगी, बट वो मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ कर रही है, तो उसे हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, सो दैट्स प्राइमरी की। Then you have a constraint called default.
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का क्या पर्पस है? आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसमें अगर यूज़र कोई वैल्यू एंटर ना करे तो अपने आप से ही कुछ आ जाए, सो इट शुड कम समथिंग ऑफ इट्स ओन। जैसे कि मेरे पास स्कूल है और उसमें बच्चों की एडमिशन हो रही है, तो मैं कहती हूँ कि क्लास की वैल्यू अगर नहीं दी जा रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास नर्सरी होगी, है ना? तो बच्चे मिड सेशन या दूसरी क्लास में तो कम ही आते हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स नर्सरी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप एडमिशन्स ले रहे हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लास को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी वैल्यू देनी है वो दे सकते हो, जैसे कि नर्सरी दे दी तो हम डिफ़ॉल्ट में वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या लेना है। मैं भी आपको ये सारा एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारे पास होता है चेक। चेक की एक प्रॉब्लम है कि माई एसक्यूएल में काम नहीं करेगा, बट चेक का पर्पस क्या होता है कि हम इसके साथ कोई भी एक कंडीशन दे सकते हैं। तो अगर तो आपका जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ही वो टेबल में इंसर्ट होगी, अदरवाइज वो टेबल में इंसर्ट नहीं होगी। So value will be inserted only if it matches the condition. If it does not match the condition, it will not be inserted. That's the purpose of check. Then we have a constraint called foreign key. ये यूज़ होता है to establish a relationship between two tables. आपको दो टेबल्स के बीच में एक कॉमन कॉलम के थ्रू एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो वो आपका जो काम है वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट से होता है, ठीक है? तो वो हम सब अभी करके देखेंगे कि कैसे होगा। चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए इसको करते हैं बंद और चलते हैं अपने एसक्यूएल पे, ठीक है? सो आपके पास एसक्यूएल के लिए कुछ भी इंस्टॉल्ड हो सकता है। आई एम यूजिंग इट थ्रू मैम्प। मैम्प इज़ अ पैकेज which provides you Apache, MySQL and PHP. It's basically for web development, लेकिन इसमें MySQL साथ में आता है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द MySQL क्लाइंट, नहीं तो आप डायरेक्ट MySQL क्लाइंट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? सो ये स्टार्ट हो गया है हमारा सर्वर। जब तक मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ, दिस इज़ माई अनअकैडमी प्रोफाइल जहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, और जब भी लाइव क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन मी लाइव। आप वहाँ पे मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड बहुत कुछ और सीख भी सकते हो, ठीक है? सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड दिस इज़ आवर टर्मिनल। यहाँ पर हम अपना ओपन कर लेते हैं MySQL और साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? सो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम ये कमांड्स यूज़ करके देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़ कर लिया एक डेटाबेस, उसका नाम है कंपनी, ठीक है? और यहाँ पर आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो, सो आपने यहाँ पे किया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आई गिव एडमिशन नंबर इंटीजर, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, प्राइमरी की। सो ये प्राइमरी की बन जाएगा, ना तो इसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर पाऊँगी और ना ही मैं इसे खाली छोड़ पाऊँगी। नेम इज़ varchar and it should be not null। और देखो कंस्ट्रेंट देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, तो अगर आपको किसी का नहीं देना है तो आप मत दो। ईमेल आईडी varchar 100 एंड मैंने यहाँ पर दे दिया यूनिक, ठीक है? सो एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या चाहिए होगा हमें, उसके बाद हमें नेम class is also varchar 10, then I write default मैंने दे दिया nursery, ठीक है? सो एडमिशन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, क्लास, लेट्स से इतना ही है अभी, एंड वी क्रिएट द टेबल। सो आ गया क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, सो योर टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो कुछ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 101, नेम अंकित, email ID ankit@gmail.com and I have to give the class, so मैंने दे दी class। जो values हैं यहाँ पर हम कोट्स में लिख रहे हैं, ठीक है? इंसर्ट इनटू कमांड अच्छे से आपको आगे जाके समझ आएगी जब हम DML करेंगे, बट दिस इज हाउ वी राइट इट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है? और फिर एक एक करके सारी वैल्यूज मैंने दे दी।
अगर मैं यहाँ पर अभी लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आप एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो, आपने फिर से इंसर्ट इनटू किया, ठीक है, और नाम यहाँ पे दे दिया पारुल, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे दिया पारुल, और क्लास कर दी 12th। अभी क्या होगा, एरर, क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की प्राइमरी। सो डुप्लीकेट एंट्री है, नहीं ले सकता, तो हमें यहाँ पर इसकी एंट्री चेंज करनी पड़ेगी, वी हैव टू मेक इट 102। सो इंसर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी को रिपीट करते हो तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 103 कर दूँ और एक और बच्चा आ गया पारुल, तो नाम तो रिपीट हो सकता है लेकिन वो कहेगा ईमेल आईडी नहीं हो सकता, क्योंकि ईमेल आईडी पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा है। तो मैंने पारुल का ईमेल आईडी चेंज कर दिया, नाम नहीं चेंज किया, सॉरी, आई हैव टू चेंज इन दिस वन, जिसका आईडी अलग था। सो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो नाउ इट मेक्स श्योर कि आपका ईमेल आईडी जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। नाम रिपीट हो सकता है, नेम के आगे तो नॉट नल लिखा था, है ना। अब ऐसे ही अगर आप क्लास की वैल्यू ही ना दो, आपने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और आपने बोला आप दो ही चीज़ें देना चाहते हो, अभी क्या क्या देना चाहते हो, एडमिशन नंबर और नेम, बाकी की वैल्यूज़ हमें पता नहीं है, हम बाद में देंगे। तो मैंने यहाँ पर एडमिशन नंबर दे दिया 104, नाम दे दिया करण, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आई डोंट नो, ठीक है, वो मैंने नहीं दी अभी। तो आई हैव गिवन ओनली 2 कॉलम्स, तो उस हिसाब से इनमें नल होना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसको फेच करके देखोगे तो ईमेल आईडी में तो नल आया, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसके अंदर नल ले लेगा। लेकिन क्लास में उसने क्या ले लिया, नर्सरी। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली विच इज़ नर्सरी, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में नर्सरी लिखा था। सो दिस वॉज द कमांड जिसकी हेल्प से हमने ये टेबल बनाया था। तो ये तो 4 कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर हो गए। चेक के आगे हम सिर्फ कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे आप एज ले लो यहाँ पर और आप उसके आगे कंडीशन लगा दो कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। पर वो माई एसक्यूएल में चलता नहीं है, तो आई कांट शो यू प्रैक्टिकली है। अच्छा, लास्ट जो आपका कंस्ट्रेंट रह गया है वो है फॉरेन की। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशन होता कैसे है, फिर हम उसको कमांड के थ्रू कैसे करते हैं, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको एक पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि दोनों टेबल्स कैसे रिलेट होते हैं और फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो वो सिंगल टेबल पे काम नहीं करता है, दैट्स ऑन मल्टीपल टेबल्स। जब मेरे पास 2 टेबल्स हों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर, सो दिस शोज मी मेरे पास सप्लायर्स कौन कौन से हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, दिस शोज मी मेरे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो अगर आपको देखना हो कि आईफोन कौन सप्लाई करता है, तो यहाँ से सप्लायर आईडी 30 मिल रहा है, इधर से नाम मिल रहा है सुकल्पा, सो आई कैन से इट इज़ सप्लाइड बाय सुकल्पा, है ना। पर ये चीज़ कैसे होगी एसक्यूएल में, इसको फॉरेन की कैसे बनाएंगे, फॉरेन की क्या होता है, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो बहुत ही जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप समझ पाएंगे। ऑलरेडी भी हैं अगर आप पुरानी वीडियोस को रेफर करना चाहते हो, बट आई बी अपलोडिंग इट वेरी सून। आई होप बाकी के सारे कंस्ट्रेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, जो कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको यहाँ अभी करके दिखाए हैं। सो यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज थॉरोली। अब इनको प्रैक्टिस भी करके देखो, ठीक है, और आगे की कमांड्स हम करते जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली DDL कमांड करेंगे विच इज़ ऑल्टर टेबल कमांड। सो हमने अभी क्रिएट टेबल कर लिया कि टेबल क्रिएट कैसे हो सकता है, कैसे डेटा टाइप्स देते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट देते हैं, and now we'll move further for the other data definition language commands. So that is it for this video. I hope आपको ये समझ आ गया होगा। आ गया है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, and share it with as many people as you can. Thank you. Bye for now.